नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतरण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किस प्रकार काउंसिल के रूप में सत्ता का उपयोग किया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली ई क्लास में हमने नेपोलियन के जन्म से लेकर मिस्र अभियान तक के बारे में चर्चा की थी। आपको याद होगा कि मिस्र में नेपोलियन के अभियान की असफलता तथा विदेश नीति में फ्रांस के संचालक मंडल की अकुशलता के कारण नेपोलियन को मजबूरन फ्रांस वापस आना पड़ा। जब वह फ्रांस वापस पहुंच आया तो यहाँ पेरिस की जनता ने उसका बहुत स्वागत किया तथा जो डायरेक्टर मंडल के संचालक थे वो उससे भयभीत हो गए। जनता के इस अभूतपूर्व स्वागत से नेपोलियन ने ये कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो बहुत शीघ्रता होती, यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी है। छात्र ध्यान देंगे, कई बार ये कथन आता है कि मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब नेपोलियन मिस्र अभियान से पेरिस में वापस आया था तब वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो नेपोलियन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के उपयुक्त मानता था। ऐसा क्या कारण था, थोड़ा सा उसका बता देते हैं कि इस नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में, सत्ता की ओर अग्रसर होने में फ्रांस की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान था। जहाँ तक फ्रांस की आंतरिक स्थिति का संबंध है, फ्रांस में लोगों की जो आर्थिक दशा थी वो बहुत ही पतन की ओर अग्रसर थी। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, व्यापार ठप था। इसके अलावा नेशनल कन्वेंशन ने जिस संविधान को लागू किया था वह क्रांति की भावनाओं के प्रतिकूल था। डायरेक्टरी का शासन अत्यंत भ्रष्ट था। ऐसी स्थिति में फ्रांस का मध्यम वर्ग स्थिरता व स्थायित्व चाहता था, जो कि उनके विचार में नेपोलियन ही दे सकता था, क्योंकि नेपोलियन ने विभिन्न युद्धों में सफलता प्राप्त कर फ्रांस की प्रतिष्ठा को स्थापित किया था। जब उसने पेरिस में शांति स्थापना की थी तब वह व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक समझा जाने लगा। जब उसने विभिन्न इटली के प्रदेशों में प्रशासन स्थापित किया तो उसे योग्य शासक समझा जाने लगा। वह अजय समझा जाता था क्योंकि सीमित साधनों से भी उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती थी। इन परिस्थितियों में जबकि नेपोलियन को लोग बहुत चाहते थे और डायरेक्टरी के साथ से तंग आ चुके थे, नेपोलियन ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपना जाल बुनना शुरू कर दिया और यही आगे षड्यंत्र कहलाता है। 18वीं ब्रूमेयर, महीने का नाम है ये, का कूप डी टेट, मतलब राजनीतिक विप्लव, क्रांति। नेपोलियन ने ऐसे राजनीतिज्ञों से मिलना शुरू किया जो तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान में संशोधन करना चाहते थे। नेपोलियन ने अपने साथियों तथा सिएज के साथ मिलकर एक षड्यंत्रकारी योजना बनाई जिसे 18वीं ब्रूमेयर का कूप डी टेट कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजप्रसाद में संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। षड्यंत्रकारियों ने बहाना बनाया कि गणतंत्र खतरे में है, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, अतः तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसके पश्चात
सभा स्थल में स्थान परिवर्तित करने का अध्यादेश जारी किया गया तथा सेंट क्लॉद जो पेरिस से थोड़ी दूरी पर स्थित था वहां पर सभा स्थल निर्धारित किया गया। 19वें ब्रेमेयर यानी कि 10 नवंबर को सेंट क्लॉद में बैठक प्रारंभ हुई, किंतु सभा भवन के व्यवस्थापकों को कुछ गड़बड़ी का संदेह हो गया था, इसलिए उन्होंने अधिवेशन शुरू होने पर षड्यंत्र के बारे में पूर्ण सूचना की मांग की। उस समय नेपोलियन ने वहां पर भाषण देना शुरू किया, किंतु उसका विरोध करने पर उसे जगह छोड़कर वहां से जाना पड़ा। उसके पश्चात वह सदन के दूसरी परिषद में गया, जहां पर भी उसका विरोध किया गया तथा लात घूंसे पड़ने से नेपोलियन बेहोश भी हो गया था। ऐसी स्थिति में उसके भाई लूसियन ने स्थिति को संभाला तथा उसने यह कहा कि यदि नेपोलियन षड्यंत्र में शामिल पाया जाता है तो वह अपनी कुर्सी छोड़ देगा। इसके पश्चात लूसियन ने नेपोलियन की तलवार छीनकर उसके सिर पर तानते हुए कहा था कि मैं शपथ खाकर वचन देता हूं कि अगर उसके भाई ने गणतंत्र या स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्य किया तो वह इस तलवार से उसके टुकड़े कर देगा। इसके पश्चात उसने मुरा को आदेश दिया कि वह सैनिकों के साथ सभा भवन में प्रवेश कर स्थिति को नियंत्रित करे। इस कारण जो प्रतिनिधि सदस्य थे वो सारे भाग गए तथा जो शेष प्रतिनिधि बचे हुए थे वहां पर परिषद में 500 की परिषद में उन्होंने प्रस्ताव पारित कर संचालक मंडल को समाप्त कर दिया तथा 3 काउंसिल नियुक्त किए गए, सिएज, डुकोस तथा नेपोलियन बोनापार्ट। कुछ समितियों का निर्माण किया गया जिन्हें नए संविधान का निर्माण करना था। इस प्रकार बिना रक्त बहाए 19वें ब्रूमेयर यानी 10 नवंबर 1799 को कूप डी टैट या एतांत नामक यह घटना घटित हुई, जिसे राज्य विप्लव भी कहा जाता है। अब फ्रांस का वास्तविक स्वामी नेपोलियन बन गया। जैसे मैंने बताया कि 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत हो गया था। अब आते हैं 1799 का संविधान। नेपोलियन ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया जो क्रांति युग का चौथा संविधान था। छात्र याद रखेंगे कौन संविधान की संख्या ये चौथा, 3 इससे पहले बन चुके थे। इस नए संविधान के अंतर्गत सीनेट ने कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां थी वो 3 निर्वाचित काउंसिलों को प्रदान की। ये काउंसिल थे नेपोलियन बोनापार्ट, कैसेम्ब्री और लैम्ब्रून। इनको ये शक्तियां 10 साल के लिए प्रदान की गई थी, लेकिन वास्तव में संपूर्ण शक्तियां प्रथम काउंसिल के हाथ में थी जो कि स्वयं नेपोलियन था। नेपोलियन ने स्थानीय संस्थाओं की शक्ति को समाप्त कर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपोलियन किस प्रकार मिस्र अभियान से आकर फ्रांस में अपनी स्थिति को मजबूत किया और फ्रांस का वो स्वामी बन गया। शासक बनने की ओर उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात नेपोलियन ने अपना ध्यान द्वितीय गुट की ओर लगाया जो कि फ्रांस के विरुद्ध बनाया गया था। इस गुट में मुख्यतः 3 देश शामिल थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस। नेपोलियन ने इस गुट को नष्ट करने के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, क्योंकि इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति से वो वाकिफ था और मिस्र में उससे पराजित हो चुका था। तो उसने सबसे पहला टारगेट अपना बनाया ऑस्ट्रिया को तथा फरवरी 1801 में स्टूनविले नामक स्थान पर उससे संधि की। इसके पश्चात नेपल्स ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो पहला जो गुट का सदस्य था ऑस्ट्रिया अलग हो गया। दूसरी ओर रूस ऑस्ट्रिया से अप्रसन्न था, इसलिए वह भी इस गुट से अलग हो गया। अब केवल एक शत्रु का बचा हुआ था, वो था इंग्लैंड।
अंततः 27 मार्च 1802 को, छात्र याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच अमीन्स की संधि हुई, जिसके द्वारा इंग्लैंड ने पहली बार नेपोलियन के नेतृत्व में गठित फ्रांसीसी सरकार को मान्यता प्रदान की। इंग्लैंड ने भी अपने जीते हुए अधिकांश उपनिवेश फ्रांस को लौटा दिए तथा इस प्रकार लगभग 10 वर्षों पश्चात यूरोप को युद्धों से मुक्ति मिली। युद्धों से निपटने के पश्चात अब नेपोलियन ने सुधारों की ओर कदम बढ़ाया, जिसमें पहला आता है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के अंतर्गत उसने मितव्ययता पर ध्यान दिया, आर्थिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने की, छात्र याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है ये कि आर्थिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण की स्थापना के उद्देश्य से नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया। बैंक द्वारा फ्रांस में मुद्रा निर्गमन की प्रणाली का सर्वप्रथम विकास किया गया, यानी बैंक ऑफ फ्रांस द्वारा ही। इसके अलावा सामंतों और चर्च की जो भूमि छीन कर किसानों में बांटी गई थी वह उन्हें दे दी गई। सेना के खर्च का बोझ विजित क्षेत्रों की जनता पर डाला गया। व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन करने के उसने कदम उठाए। तो छात्र आर्थिक सुधारों में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन याद रखनी है वो याद रखनी है 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन, जिसने फ्रांस में सबसे पहले मुद्रा निर्गमन प्रणाली प्रारंभ की थी। फिर आता है शैक्षिक सुधार। इसमें भी याद रखेंगे 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल तो यह है कि नेपोलियन ने सबसे ज्यादा शिक्षा में जो सुधार दिया, बल दिया गया था वो सैनिक शिक्षा पर दिया था। उसने शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त करके उसके ऊपर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया। उसने शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा: प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी तथा विश्वविद्यालय। प्रत्येक नगर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो शिक्षा व्यवस्था को संभालते थे। सैनिक स्कूलों यानी सैनिक शिक्षा के लिए मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की गई तथा उच्च शिक्षा के लिए पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। ये छात्र याद रखेंगे, पूछा गया पहले प्रश्न कि उसने शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर भी विशेष ध्यान दिया तथा उनकी ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की। उसके द्वारा शिक्षा पर इतना नियंत्रण स्थापित किया गया, राजकीय नियंत्रण, कि अध्यापकों तथा विद्यालयों को राज्य के प्रति भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। फिर आगे हम देखते हैं धार्मिक नीति। क्रांति काल में चर्च और पादरियों ने धर्म की बहुत आलोचना की थी। नेशनल असेंबली ने चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया था, किंतु इन गतिविधियों से जो फ्रांस की जनता थी, वो अधिकांश कैथोलिक जनता थी, वो बहुत असंतुष्ट थी। जबकि नेपोलियन ये जानता था कि फ्रांस की जो अधिसंख्यक कैथोलिक जनता है उस पर पोप का बहुत प्रभाव है और वह पोप से समझौता करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था। उसने एक बार कहा था, छात्र याद रखेंगे, उसका प्रसिद्ध कथन है कि मैं पोपवादी हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूं, मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूं। नेपोलियन धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करना चाहता था, इसलिए ये डेट आप ध्यान रख लेंगे। इसमें कुछ बुक्स में 1802 भी इसकी तारीख मिलती है, दोनों तारीख मिलती है 1801 और 1802 में पोप पायस सप्तम से समझौता किया, जो कि कानका डेट के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया 2 डेट बताई हैं, 1801 और 1802। डेट में भिन्नता पाई जाती है।
इस समझौते के अंतर्गत कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। बिशप को नियुक्त करने का अधिकार पोप को सरकार को दिया गया। नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को था और नियुक्ति का अधिकार पोप को था। जो पादरी क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर चले गए थे, उन्हें फ्रांस वापस लौटने की अनुमति दी गई और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस प्रकार पोप से समझौता करके नेपोलियन ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। यद्यपि यह समझौता अधिक नहीं चला तथा 1807 में उसने पोप के राज्य पर अधिकार करके उसको गिरफ्तार कर लिया था। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है वो है विधि संहिता। छात्र ध्यान देंगे कि विशेष रूप से इसी के ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपोलियन की महान उपलब्धि, जो सबसे महान उपलब्धि थी, सबसे स्थायी कार्य था, वो था नागरिक कानूनों का निर्माण करना। नेपोलियन ने कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई जिसे नेपोलियन की कानून संहिता कहा जाता है। यह विधि संहिता नेपोलियन द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों ने तैयार की 1804 में तथा 1807 में से नेपोलियन कोड नाम दिया गया। इस विधि संहिता में 5 प्रकार के कानून थे: सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कमर्शियल कोड। इन नियमों के द्वारा यानी इन कानूनों का निर्माण करने के कारण ही नेपोलियन को दूसरा जस्टिनियन कहा जाता है। और नेपोलियन ने कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव 40 युद्धों की विजयों में नहीं है, मेरी संहिता ही है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। जहाँ तक इन कानूनों की मुख्य बातों का प्रश्न है, इसके अंतर्गत फ्रांस में असंख्य कानूनों को समाप्त कर दिया गया तथा नवीन और उपयोगी कानूनों को स्थान दिया गया। जूरी की सहायता से खुले में मुकदमे की व्यवस्था की गई। समानता के अधिकार को स्वीकार किया गया। संपत्ति में जहाँ तक उत्तराधिकार का संबंध है, बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून समाप्त कर दिया गया और सभी पुत्रों को समान अधिकार दिया गया। नेपोलियन ने विवाह के अंतर्गत सिविल मैरिज व तलाक को स्वीकार किया। परिवार में उसने पिता को सर्वोपरि स्थान दिया। लेकिन 2 कारणों से इस कानूनों की आलोचना भी की जाती है कि उसने इन कानूनों में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया तथा जो मजदूर थे उनके ट्रेड यूनियन बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार से नेपोलियन ने कानूनों का निर्माण या विधि संहिता का निर्माण किया। फिर आगे आता है कि नेपोलियन ने किस प्रकार से सम्राट बना। जब नेपोलियन ने प्रथम कौंसिल का पद धारण किया था, उस समय से ही वह सम्राट बनने का स्वप्न देखने लगा था। 1802 ईस्वी में उसने अपने पद को जीवन पर्यंत के लिए प्रथम कौंसिल के रूप में स्वीकार करवा लिया था। 1804 ईस्वी में सीनेट ने उसे फ्रांस का आनुवंशिक सम्राट घोषित किया तथा छात्र याद रखेंगे 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन ने नोत्रे दाम गिरजाघर में विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक करा के फ्रांस का सम्राट बन गया। इस अवसर पर नेपोलियन ने पोप पायस सप्तम के हाथों से राजमुकुट लेकर स्वयं धारण करते हुए कहा था कि मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा पाया, जिसे अपने तलवार की नोक पर पाया, तो इसे पहनाने का श्रेय दूसरों को क्यों दूं। इस प्रकार नेपोलियन एक तोपखाने के सहायक से तरक्की करते हुए फ्रांस के सम्राट के रूप में पहुंच गया। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन ने किस प्रकार से यूरोप को जीतने का प्रयास किया और महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।